नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, हमारे ऑनलाइन परिवार में। हम चाहते हैं कि आप लोग उस तीव्रता से पढ़ें जिस तीव्रता से अमीरों के बच्चे लाखों रुपए खर्च करके लाखों कोचिंगों में ये वही कंटेंट, वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस वो प्राप्त कर पाते हैं जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ें। क्यों होता है ऐसा दोस्तों कि हमारे भारत के मिडिल क्लास फैमिली के, जैसे कि मैं हूं, वो परिवार, उन परिवारों के छात्र छात्राएं शिक्षा पे अछूते रह जाते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा कि जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है वो शिक्षा से दूर रह जाते हैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है इसका। उपाय इसका आपका भाई BR सर। नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, हमारे ऑनलाइन परिवार में। हम चाहते हैं कि आप लोग उस तीव्रता से पढ़ें जिस तीव्रता से अमीरों के बच्चे लाखों रुपए खर्च करके लाखों कोचिंगों में ये वही कंटेंट, वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस वो प्राप्त कर पाते हैं जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ें। क्यों होता है ऐसा दोस्तों कि हमारे भारत के मिडिल क्लास फैमिली के, जैसे कि मैं हूं, वो परिवार, उन परिवारों के छात्र छात्राएं शिक्षा पे अछूते रह जाते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा कि जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है वो शिक्षा से दूर रह जाते हैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है इसका। उपाय इसका आपका भाई BR सर। मैं आपके लिए लेके आया हूं वही सेम सिलेबस, वही सेम कंटेंट जो अमीरों के बच्चे लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी कोचिंगों में लेते हैं। मैं आपको वही कंटेंट, वही सिलेबस दूंगा, राजस्थान का इतिहास भी दूंगा, भारत का इतिहास भी दूंगा। बस बशर्ते आपको करना ये होगा कि आपको बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ना होगा। मेरे राजस्थान इतिहास में से आप जो पढ़ लेंगे तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी ये गारंटी है कि आप RAS प्री तक का एग्जाम दे आना, कोई क्वेश्चन मेरे सिलेबस से बाहर नहीं जाए। भारत में रही बात भारतीय इतिहास की, तो UPSC के वैकेंसीज को छोड़ के बाकी अन्य किसी भी वैकेंसी में मेरे सिलेबस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी का साथ चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं और इसकी एक अपनी इस योजना की एक पहल आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आखिर क्या है इतिहास? क्यों जरूरी है इतिहास? तो हम पहले ये जानते हैं कि इतिहास है क्या। क्या है इतिहास का अर्थ? इतिहास की परिभाषा देखें तो इतिहास चार शब्दों से मिलकर, चार अक्षरों से मिलकर बना हुआ है शब्द एक इतिहास। इतिहास में चार अक्षर होते हैं जिसको हम दो के हिस्से से तोड़ेंगे, इति और हास। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है इतिहास, जिसमें इति का अर्थ होता है पहले और हास का मतलब होता है घटित होना। यानी कि पहले समय में वो घटनाएं, वो इंसिडेंट, वो बिंदु घटित हुए जो पहले के समय में घटित हुए हैं, वो उनको क्या कहेंगे? इतिहास। लेकिन क्या पहले जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन सभी को इतिहास कहेंगे? जो बिंदु, जो इंसिडेंट, जो घटनाएं पहले घटित हुई हैं उन सबको इतिहास कहेंगे? नहीं। हम पहले जो घटित हुए हैं उन सबको इतिहास नहीं कह सकते। इसलिए इतिहास में सम्मिलित करने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, तभी किसी बिंदु को हम इतिहास में सम्मिलित करते हैं। जैसे पहले तो हमारा जन्म हुआ है, सबका जन्म हुआ है, तो क्या सबके जन्म को हम इतिहास मान सकते हैं? नहीं। इतिहास हम किसी पर्टिकुलर
किसी विशेष व्यक्ति के जीवन को ही इतिहास मानते हैं, जैसे कि राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन सबके जीवन को क्या मानते हैं? इतिहास। क्यों? क्योंकि इनके जीवन से मानवीय जीवन क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। तो इतिहास में सम्मिलित होने की कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त क्या होती है कि या तो उस घटना से मानवीय या भौगोलिक रूप से क्या होना चाहिए? जीवन प्रभावित होना चाहिए, यानी कि जीवन पर क्या होना चाहिए? उसका इफेक्ट होना चाहिए। उस घटना से जो पहले घटित हुई है समय में, पहले समय में घटित हुए, उस घटना से मानवीय जीवन, मानवीय या भौगोलिक रूप से जीवन क्या होना चाहिए? प्रभावित होना चाहिए। यानी उस घटना का उस हमारे जीवन पर क्या होना चाहिए? इफेक्ट होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? और उसमें साक्ष्य होने चाहिए, यानी कि प्रमाण होना चाहिए, सबूत होने चाहिए कुछ कि हाँ ये इतिहास में सम्मिलित की जा सकती है। और होना चाहिए उसमें क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि टाइम टेबल, शेड्यूल होगा, किसी चीज का क्रमबद्धता होगी, तो उसको हम इन तीनों में, इन तीनों शर्तें किसी बिंदु पर, किसी घटना पर घटित होंगी, लागू होंगी, तभी हम उस बिंदु को, उस घटना को इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं। जिसमें पहली शर्त मानवीय या भौगोलिक रूप से जीवन प्रभावित होना चाहिए, सीधी सी है। साक्ष्य भी कैसे होने चाहिए? देखो, साक्ष्य होने चाहिए पुरातात्विक साक्ष्य, या फिर होना चाहिए ग्रंथ, या होना चाहिए विदेशी विवरण। देखो, इतिहास में सम्मिलित होने के लिए तीन शर्तें थी। मानवीय रूप से या मानवीय या भौगोलिक रूप से जीवन प्रभावित होना चाहिए, और उसमें साक्ष्य होने चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो साक्ष्य भी कैसे होने चाहिए? या तो पुरातात्विक, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरातात्विक, यानी कि पुरा मतलब प्राचीन, तो तात्व मतलब तत्वों के, यानी प्राचीन तत्वों के साक्ष्य, यानी कि सबूत होने चाहिए, प्राचीन तत्वों के सबूत होने चाहिए। और ग्रंथ, ये ग्रंथ तो जानते हैं, जैसे धार्मिक ऐतिहासिक, जैसे महाभारत, रामायण जैसे ये ग्रंथ होते हैं। और विदेशी विवरण, जैसे कि विदेश से आए हुए किसी लेखक या कवि द्वारा, यात्री द्वारा भारत में आके यहाँ पर लिखे गए वृतांत को क्या कहेंगे हम? विदेशी विवरण। जैसे हर्षवर्धन के समय में आया था शिवयुग, वो इंसान उसने लिखा था शिवयुगी, मेगास्थनीज के इंडिका, इनको हम क्या कहते हैं? विदेशी विवरण। और क्रमबद्धता, जानते हैं क्रमबद्ध शेड्यूल होना चाहिए। अब देखो, पुरातात्विक साक्ष्यों में पुरातात्विक साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? या तो क्या होना चाहिए? वो लेख होने चाहिए, या होने चाहिए फिर सिक्के, या होना चाहिए फिर मृदभांड। लेख में देखो, लेख में क्या होना चाहिए और सिक्के में क्या होना चाहिए? सिक्के तो जानते हैं, सिक्के होते हैं चिल्लर, जैसे शादी बारातों में आपने खूब लूटे होंगे, जैसे शादियों में, बारातों में, जैसे गांव में शहरों में, जैसे अपनी बहन बेटियों की बारात जाती है ना, तो पीछे से लौटाते हैं, तो आपने भी खूब लूटे होंगे, वही होते हैं सिक्के। सिक्कों से भी तो जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में, कि कौन से समय का सिक्का है, किस समय किस राजा का शासन था उस टाइम पे। और मृदभांड, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, मृद यानी मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टी का बर्तन, मटके नुमा मिट्टी का बर्तन होता था, उसे कहते हैं मृदभांड। ठीक है। और लेख में भी देखो, लेख कितने प्रकार होने चाहिए? या तो होना चाहिए स्तंभ लेख, या होना चाहिए फिर गुहालेख, या होना चाहिए शिलालेख। जैसे कि तीनों नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। स्तंभ लेख यानी कि किसी खंभे पर लिखा गया लेख, उसे स्तंभ लेख कहेंगे। गुहालेख यानी किसी गुफा में लिखा हुआ लेख, उसे कहेंगे गुहालेख। और शिलालेख यानी किसी बड़े पत्थर पर लिखे गए लेख को क्या कहेंगे? शिलालेख। और देखो, सिक्के होते हैं, मृदभांड होते हैं। और ये देखो यहाँ पर ग्रंथ,
ग्रंथ में कितने प्रकार होने चाहिए? या तो होने चाहिए धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए, या फिर होने चाहिए ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ कौन से होते हैं? जिनसे किसी धर्म विशेष की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान। ये क्या है कि धर्म के ग्रंथ हैं, जिनसे क्या मिलती है कि धर्म विशेष की जानकारी मिलती है, तो वो सब क्या कहते हैं? धार्मिक ग्रंथ। और ऐतिहासिक ग्रंथ जिस ग्रंथ से किसी इतिहास विशेष के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उससे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है, उससे मौर्य साम्राज्य की, उसे इतिहास की जानकारी मिलती है ना। और जैसे चंद्रपड़दाई का ग्रंथ, इनसे क्या मिलती है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इतिहास। इतिहास कितने शब्दों मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से, इति और हास, जिसमें इति का मतलब अर्थ होता है पहले और हास का मतलब होता है घटित होना। लेकिन पहले घटित हुई हर घटना को इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास में सम्मिलित करने के लिए किसी घटना के ऊपर 3 शर्तें लागू होनी चाहिए। कौन कौन सी? या तो मानवीय और भौगोलिक रूप से जीवन प्रभावित होना चाहिए, या फिर साक्ष्य होने चाहिए उसमें, या फिर क्रमबद्धता होनी चाहिए उसमें। साक्ष्य भी कैसे होने चाहिए? पुरातात्विक साक्ष्य होने चाहिए। पुरातात्विक साक्ष्य भी कैसे होने चाहिए? या तो लेख होने चाहिए, या फिर सिक्के, या फिर मृतवान, है ना। और लेख भी कैसे होने चाहिए? या तो स्तंभ लेख, या गुहालेख, या शिलालेख होने चाहिए। और ग्रंथ भी कैसे होने चाहिए? धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ। और क्या होना चाहिए? विदेशी विवरण। तो अब हम किसी घटना को इतिहास में सम्मिलित करेंगे। अब बात आती है, ये तो हो गया इतिहास का मतलब, अर्थ समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इतिहास कितने प्रकार का इतिहास है, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो अध्ययन की दृष्टि से हम पढ़ सकें, इसको आसान बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, और भी इसे सरल बनाने के लिए ये तीनों पार्ट, जैसे एक विश्व इतिहास, इसको और सरल बनाने के लिए बांटा गया। इसको एक विश्व इतिहास के तौर पे, फिर भारतीय इतिहास के तौर पे, और आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का इतिहास है। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो मेरे राजस्थान का इतिहास। ठीक है, एक राजस्थान का इतिहास हो गया, दूसरा हो गया भारत का इतिहास, और तीसरा हो गया विश्व का इतिहास। अब बात करें विश्व इतिहास का जनक, Who is the father of world history? विश्व इतिहास का जनक, इसके बारे में बात करें तो किसको माना जाता है? हेरोडोटस। किसको माना जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को किस पुस्तक के लिए उसका जनक माना जाता है? कौन सी पुस्तक है उसकी? उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। नाम से याद हो जाएगा, जैसा नाम इस लेखक का है वैसा ही उसकी किताब का है, हेरोडोटस हिस्टोरिका, एक जैसा नाम है। अब विश्व इतिहास में से आती बात भारत इतिहास की, तो भारतीय इतिहास का जनक कौन है? फिर भारतीय इतिहास का जनक कौन है? जिसको माना गया है वेद व्यास को, जो आपके वेद व्यास के महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? महाभारत और गीता। ठीक है, इसको हम मानेंगे भारतीय इतिहास का जनक। अब भारतीय इतिहास पर से बात आती है राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास का जनक किसे माना गया है? राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं घोड़े वाले बाबा। कर्नल टॉड। ठीक है, तो इसकी किस पुस्तक के लिए इसे इसका जनक माना जाता है राजस्थान इतिहास का? इसकी पुस्तक का नाम है
द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने मेरी पहली क्लास में जाना कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का क्या अर्थ होता है और इतिहास में किसी घटना को सम्मिलित करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें उस पर लागू होती हैं। उसके बाद आपने जाना कि इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसी इतिहास ये तीनों पार्ट कहाँ मिलते हैं, विश्व इतिहास में मिलते हैं और फिर भारत के इतिहास में मिलते हैं और फिर राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं। ये तीनों पार्ट है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे माना गया, हेरोडोटस को। पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे माना गया था, वेद व्यास को। पुस्तक कौन सी थी, महाभारत और गीता। राजस्थान इतिहास का अध्ययन कैसे माना गया था, कर्नल जेम्स टॉड, जिसका दूसरा नाम क्या है, घोड़े वाले बाबा। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई समस्या हो, कोई समाधान हो, तो उसका आप कमेंट करें, मैं समाधान लेके आऊंगा आपके लेकर। और इसी प्रकार नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई, आपका अपना, आपके लिए नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।